हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीसीएम कक्षा। गाइज, आज की इस वीडियो में हम चैप्टर 1 कवर करेंगे, क्लास 9 का केमिस्ट्री का, जो है हमारा मैटर इन आवर सराउंडिंग। दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जिन दोस्तों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा, वो सबसे पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज आप तक पहुंच सके। सो दोस्तों, हमारा जो ये केमिस्ट्री का चैप्टर है पहला, इसमें हमारा टॉपिक है सबसे पहला मैटर। अब देखो, ये मैटर चैप्टर का नाम क्या है हमारा, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अब ध्यान से देखो, सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है इसमें मैटर। सो हमें पता होना चाहिए कि ये मैटर क्या होता है। देखो, एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर। यानी कि इस दुनिया के अंदर कोई भी चीज है जिसका अपना खुद का क्या है, मास है, और जो क्या करती है, स्पेस ऑक्यूपाई करती है, वो हमारी क्या कहलाती है, मैटर कहलाती है। सो अब मैं ध्यान से देखो, एग्जांपल क्या है मेरी, वुड क्या है, लकड़ी है। अब आपके पास क्या लकड़ी है, उसके पास क्या है, अपना मास भी होता है, और उसके पास क्या है, अपना स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। अब जैसे ये मेरा पेन है, इसके पास भी क्या है, अपना मास है, और ये भी क्या कर रहा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। यानी कि देखो, इसने इतना स्पेस क्या कर लिया, ऑक्यूपाई कर लिया। अब जैसे एयर है, अब कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि एयर तो सर हमारे को दिखाई नहीं देती, लेकिन देखो एयर भी क्या है, एयर के पास भी क्या है, अपना मास होता है। अब आपको इसको कैसे समझाऊं मैं, देखो आपने कभी बैलून देखा है, बैलून। अब बैलून के अंदर क्या भरा होता है, हमारा एयर भरी होती है। इट मीन्स कि उसने अपना स्पेस तो ऑक्यूपाई कर लिया, ये चीज तो आपको क्लियर होगी। अब बैलून, जो खाली बैलून होता है, और ना एक भरा हुआ जो बैलून होता है, उसके अंदर क्या होता है, उसके वेट में डिफरेंस आता है। यानी कि उसके अंदर क्या है, मास भर गया। किसका मास, एयर का मास भर गया। सो एयर भी हमारा क्या है, मैटर है। अब मैं अगर एक बात बोलूं आपसे, अगर आपकी मम्मा है, या फिर आपके पेरेंट्स हैं, या फिर आपका दोस्त है या भाई है, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब वो एक दूसरे से जो प्यार करते हैं, क्या वो मैटर है? नहीं। वो मैटर क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अंदर क्या है, वो फीलिंग्स है। उसके पास कोई पर्टिकुलर मास नहीं है, वो क्या है, हमारी फीलिंग्स है। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, मैटर क्या होता है हमारा। अब देखो, जो मैटर है, जितना भी हमारा मैटर है, वो सब किस चीज से बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, छोटे छोटे पार्टिकल। केमिस्ट्री की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है हमारी, एटम्स होती है। तो एटम्स से मिलके ये मैटर बना हुआ है। तो देखो, मैटर इज मेड अप ऑफ टिनी पार्टिकल्स। बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं मैटर, जिससे बना हुआ है, वो क्या है, एटम्स, जो हमारे को अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते। अब देखो, एक एविडेंस देखो, आप मैटर पार्टिकल से बना हुआ है, इसका क्या एविडेंस है। तो देखो, मैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू आपको ये समझाता हूँ, एविडेंस फॉर पार्टिकल्स इन मैटर। अब देखो, मैंने क्या किया, 3 बीकर ले लिए हमारे, और तीनों बीकर के अंदर देखो मैंने क्या करा, वाटर तो है ही, वाटर के अंदर मैंने पोटेशियम परमैंगनेट को ऐड कर दिया। जो क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट एक सॉलिड था। अब देखो, इस फर्स्ट डायग्राम के अंदर मेरे देखो, सॉलिड के अंदर क्या है, मेरे पार्टिकल्स जो थे परमैग्नेट के, वो बहुत पास पास थे। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, मैंने देखा ये जो पोटेशियम परमैग्नेट के पार्टिकल्स थे ना, ये पूरे उसके अंदर लिक्विड के अंदर फैल गए। यानी कि जो हमारा वाटर था, उसका कलर क्या हो गया, चेंज हो गया, पोटेशियम परमैग्नेट के आने की वजह से। इससे हमें पता चला कि जो पार्टिकल्स हमारे पोटेशियम परमैग्नेट के थे, वो धीरे 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 करके अंदर पूरे के पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर फैल गए। उन्होंने अपना स्पेस बना लिया उसके बीच में। सो इससे हमें ये पता चलता है कि मैटर क्या है, पार्टिकल से मिलकर बना है, और वो पार्टिकल्स क्या करते हैं, अपनी पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे क्या करते हैं, वो मूवमेंट करते हैं। अब देखो, जो एक पार्टिकल्स ऑफ मैटर है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं हमारे पास। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर देखो क्या है। सबसे पहला मेरा कैरेक्टरिस्टिक्स है, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी वेरी स्मॉल। सो हमारा सबसे पहला पॉइंट क्या है, जितने भी पार्टिकल्स हैं मैटर के, जो वो क्या है, एक्सट्रीमली स्मॉल है, उसको हम अपनी आंखों से तो देख ही नहीं सकते। द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेसिस बिटवीन देम। अभी मैंने आपको पिछले एक्सपेरिमेंट से दिखाया कि पोटेशियम परमैंगनेट के जितने भी मेरे क्या थे, मेरे पार्टिकल्स थे, वो क्या हो गए, धीरे धीरे फैल गए। तो उससे मेरे को पता चला कि वाटर जो मेरे पार्टिकल्स थे, उनके बीच में स्पेस था, तभी तो वो जाके दूसरे चीज के अपने पार्टिकल्स को उसने अपने पास आने दिया। तो इसका मतलब क्या है, उनके बीच में स्पेस भी होता है। ऐसे देखो, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अब अगर वो मूवमेंट नहीं करते पोटेशियम परमैंगनेट के पार्टिकल्स, तो क्या वो पूरे वाटर के कलर को चेंज कर सकते थे? नहीं कर सकते थे। इसका मतलब क्या है, वो मूवमेंट भी करते हैं कॉन्स्टेंटली, वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं। अब ध्यान से देखो, एक पॉइंट क्या है मेरा, द पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अब जो पार्टिकल्स थे, वो एक दूसरे से कॉम्पैक्ट थे ना स्टार्टिंग में, सो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करते हैं। सो अब हम देखते हैं कि हमारा जो मैटर है, वो कितने हिस्सों में क्लासिफाइड है। सो हमारा जो मैटर है ना, वो बेसिकली 5
हिस्सों में क्लासिफाइड है, लेकिन आज तक जो आपने सुना होगा ना, पढ़ा होगा, वो तीन ही सुने होंगे। क्या क्या सुना होगा? सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये तो आप लोगों ने सबने ही पढ़ा होगा, 8th क्लास तक आ जाता है ये चीज आपकी। लेकिन हमारे दो टाइप के मैटर और होते हैं, एक का नाम है हमारा बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन और एक होता है हमारा प्लाज्मा। इनको डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आप इसका नाम याद रख सकते हैं, क्योंकि आपसे कभी भी कोई पूछे कि टाइप्स ऑफ मैटर कितना होता है, तो आप हमेशा आंसर करना 5 होता है, क्योंकि 3 तो कॉमनली सबने पढ़ा होता है और ये है ना बिल्कुल डिफरेंट चीज है, ये आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब देखो, जो मैटर के मेरा सबसे पहला पार्ट था यानी कि सॉलिड, अब मैं उसकी प्रॉपर्टीज देखता हूं। देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है मेरा? सॉलिड्स हैव अ फिक्स्ड शेप एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। यानी कि जो मैंने एक बार सॉलिड को शेप दे दी, उसकी शेप क्या होती है? चेंज नहीं होती। अब जैसे देखो, ये मेरा पेन है, ये भी क्या है? एक सॉलिड है। अब क्या इसकी शेप चेंज हो रही है? नहीं हो रही है, तो ये मेरा क्या है? सॉलिड है। और इसका फिक्स्ड वॉल्यूम है, यानी कि जितना ये स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, ये उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करेगा, यानी कि इसके अंदर जितना वॉल्यूम है हमेशा वही रहेगा, वो क्या है? फिक्स है, उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती। अब देखो, सेकंड पॉइंट क्या है मेरा? सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड। अब मैं देखो, ध्यान से देखो, इसको अगर मैं प्रेस भी कर रहा हूं तो क्या इसकी शेप चेंज हो रही है? नहीं हो रही ना। ये प्रेस हो रहा है? नहीं हो रहा। सो क्या है मेरा पॉइंट? क्या है? सॉलिड्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, यानी कि हम सॉलिड्स को कंप्रेस भी नहीं कर सकते। सॉलिड्स हैव हाई डेंसिटी। जनरली जो सॉलिड्स होते हैं उनकी डेंसिटी भी क्या होती है? हमारी हाई होती है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे ये डेंसिटी क्या होती है, तो ये जो मेरा डेंसिटी होता है ये होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम तो क्या है? फिक्स है। मास क्या होता है? इसका थोड़ा सा ज्यादा होता है, जिसकी वजह से क्या होती है? इनकी डेंसिटी भी क्या होती है? हमारी ज्यादा होती है। सॉलिड्स डू नॉट फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली। अब ध्यान से देखो, इस पॉइंट को समझो, सॉलिड्स अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं कर सकते। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आएगा, सर ऐसा तो नहीं हो सकता, अगर हम किसी भी कंटेनर के अंदर सॉलिड को डालते रहेंगे तो वो क्या करेगा? एक टाइम के बाद अपने कंटेनर को फिल कर लेगा। सो देखो, एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। आप क्या करो, पत्थर ले लो और पत्थर्स को ना आप क्या करो, एक उसमें बकेट में डालना स्टार्ट कर दो। जब आप उस बकेट को भरोगे ना, और आपको लगेगा कि ये बाल्टी ना फुल हो गई है सॉलिड से, बट अगर आप उसमें पानी डालोगे साइड में, तो क्या होगा? पानी भी क्या चलेगा? अपना स्पेस लेता चला जाएगा, यानी कि जो पत्थर थे उनके बीच में क्या होता है? गैप हो जाता है। और जब वो गैप हो जाता है तो वो क्या कर देते हैं? आपस में जगह छोड़ देता है, तो वो कभी भी अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल नहीं करते। अब अगला हमारा पॉइंट है सॉलिड्स डू नॉट फ्लो। इसका मतलब क्या है? जो हमारा सॉलिड होता है वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे नहीं जाता अपने आप खुद से, तो वो फ्लो नहीं करते। द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर क्लोजली पैक। और जो पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, वो क्या होते हैं? एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास होते हैं। अब देखो, इन चीजों से ना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के आता है, उस क्वेश्चन को देखो क्या है। अ रबर बैंड इज कंप्लीटली कंसिडर्ड एज सॉलिड। अब जो रबर बैंड होता है उसको सॉलिड कंसिडर किया जाता है, लेकिन उसकी पोजीशन तो चेंज हो जाती है, उसकी शेप चेंज हो जाती है। सो ऐसा क्यों है? इसको सॉलिड क्यों बोला गया है? देखो, इसका रीजन क्या है। अ रबर बैंड इज कंसिडर्ड एज अ सॉलिड बिकॉज इट चेंजेस इट्स शेप अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स, एंड व्हेन फोर्स इज रिमूव्ड द रबर बैंड रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इसका मतलब क्या है? इस रबर बैंड की शेप तभी चेंज होती है जब इस पे फोर्स लगी होती है। जैसे ही वो फोर्स रिमूव कर ली जाती है तो उसकी पोजीशन क्या हो जाती है? वापस से ओरिजिनल पोजीशन में आ जाता है, इसलिए इसको सॉलिड कंसिडर किया जाता है। अब देखो, हमारा अगला प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ेंगे हम? अगली प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड। सबसे पहला पॉइंट क्या है? लिक्विड्स हैव अ फिक्स्ड वॉल्यूम बट दे हैव नो फिक्स्ड शेप। लिक्विड्स के पास फिक्स्ड वॉल्यूम तो है, लेकिन उसके पास फिक्स्ड शेप नहीं है। अगला हमारा पॉइंट है लिक्विड कैन नॉट बी कंप्रेस। लिक्विड को भी हम कंप्रेस नहीं कर सकते। अगला हमारा पॉइंट है लिक्विड्स हैव मॉडरेट टू हाई डेंसिटी। जो लिक्विड्स की डेंसिटी है वो मॉडरेट से हाई डेंसिटी तक हो सकती है, कुछ लिक्विड्स की डेंसिटी हाई भी होती है। अगला हमारा पॉइंट है लिक्विड्स जनरली फ्लो इजीली। लिक्विड्स को आपने इजीली फ्लो होते हुए देखा होगा। जैसे आपका पानी है, आपका पानी बहता है ना, एक जगह गिरता है तो दूसरी जगह चला जाता है वो बह बह के, तो वो क्या होता है? लिक्विड्स जनरली फ्लो इजीली। द पार्टिकल्स आर क्लोज टुगेदर बट आर नॉट एज क्लोज एज इन सॉलिड। अब इसके जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो पास पास में होते हैं, लेकिन इतने भी पास नहीं होते जितने सॉलिड में होते हैं हमारे। अब हम पढ़ते हैं तीसरे मैटर के टाइप की प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस। सबसे पहली प्रॉपर्टी देखो क्या है? गैसेस हैव नाइदर अ फिक्स्ड शेप नॉर अ फिक्स्ड वॉल्यूम। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर वॉल्यूम तो फिक्स होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब लेट सपोज आपने 5 kg गैस को किसी एक कंटेनर के अंदर रखा जिसकी कैपेसिटी छोटी थी,
और आपने उसी गैस को बड़े कंटेनर के अंदर रख दिया जिसकी कैपेसिटी बड़ी थी, तो वो गैस क्या होगी, उस कंटेनर में भी पूरी तरह फैल जाएगी और उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सो हमारे पास गैसेस का ना तो कोई फिक्स्ड शेप होता है और ना ही फिक्स्ड वॉल्यूम होता है। अगला पॉइंट देखो क्या हमारा, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। आपने देखा ही होगा बैलून जो होता है हमारा, हम उसको कंप्रेस कर लेते हैं ना, पिचका देते हैं। सो वो वही वाला एग्जांपल है हमारा, गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इजीली। गैसेस हैव लो डेंसिटी, जो हमारी गैस होती है उनकी डेंसिटी कैसी होती है, लो होती है। गैसेस फिल देयर कंटेनर कंप्लीटली, गैस ही एक ऐसी चीज है जो क्या करती है, अपने कंटेनर को कंप्लीटली फिल करती है। गैसेस फ्लो इजीली, आपने देखा होगा गैस भी इधर से उधर ट्रेवल करती है इजीली, तो गैसेस फ्लो इजीली। द पार्टिकल्स आर फार फ्रॉम ईच अदर, और जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूरी पे होते हैं। अब देखो गाइस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसमें डिफ्यूजन, और ये टॉपिक ना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर से, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखो डिफ्यूजन क्या होता है, द स्प्रेडिंग आउट एंड मिक्सिंग ऑफ अ सब्सटेंस विद अनदर सब्सटेंस ड्यू टू मोशन ऑफ इट्स पार्टिकल। अभी मैंने आपको बताया था पीछे कि जो हमारे पार्टिकल्स हैं मैटर के, वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। अब उस मूवमेंट के कारण क्या होता है, दो सब्सटेंस एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाते हैं और उसी प्रोसेस को बोला जाता है डिफ्यूजन। और देखो हमारा डिफ्यूजन क्या होता है, द डिफ्यूजन इज फास्टेस्ट इन गैसेस एंड स्लोएस्ट इन सॉलिड। अब आपको पता ही है जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड में मूवमेंट करते हैं। सो डिफ्यूजन का रेट गैसेस के अंदर क्या होता है, सबसे फास्ट होता है, और सॉलिड्स के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा लो होता है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ द डिफ्यूजिंग सब्सटेंस। अब लेट सपोज किसी जगह का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो वहां पे रेट ऑफ डिफ्यूजन भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। अब एग्जांपल से देखो, समझो ये डिफ्यूजन क्या चीज है। द स्मेल ऑफ फूड कुक्ड इन किचन रीचेज अस फ्रॉम अ कंसिडरेबल डिस्टेंस। अब आपकी मम्मा ने खाना पकाया किचन के अंदर, अब और उस किचन की जो फूड बना है उसकी स्मेल क्या हो जाती है, पूरे घर में फैल जाती है। अब ये जो पूरे घर में स्मेल फैल रही है, ये किसी रीजन से फैलती है, इसका रीजन है डिफ्यूजन। ये डिफ्यूजन की वजह से फैल जाती है। डिफ्यूजन की वजह से क्या हो रहा है, जो स्मेल है फूड की वो एयर के अंदर आती है, और एयर की मूवमेंट्स के कारण ही क्या हो जाता है, वो अदर एरियाज तक पहुंच जाती है। ये हमारा हो गया डिफ्यूजन की वजह से। इसी तरीके से द फ्रेग्रेंस ऑफ बर्निंग इंसेंस स्टिक, यानी कि अगरबत्ती जब हम जलाते हैं घर में तो उसकी भी स्मेल क्या होती है, पूरी तरह फैल जाती है, क्योंकि वो डिफ्यूजन हो जाता है उसकी स्मोक का, कहां पे, एयर के अंदर। सो ये भी हमारा क्या हो गया, एग्जांपल डिफ्यूजन का हो गया। इसी तरीके से देखो द स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर। अब देखो पानी के अंदर भी डिफ्यूजन होता है। देखो पानी के अंदर किस तरह से है, अगर हमने क्या करा, इंक की कुछ ड्रॉप्स लेके वाटर के अंदर डाल दिया तो वो क्या होता है, धीरे 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 करके पूरा पानी क्या हो जाता है, ब्लूइश कलर का हो जाता है, अगर हमने ब्लू इंक डाली है तो। सो ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ इंक पार्टिकल्स इन वाटर। जो इंक के पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूज हो गए किसके अंदर, वाटर के अंदर। सो ये हमारा होता था डिफ्यूजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना आप लोग। अब देखो जो हमारा अगला टॉपिक है इस चैप्टर से, वो है द कॉमन यूनिट ऑफ टेम्परेचर एंड एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। अब आपको पता है कॉमनली हम टेम्परेचर को किस चीज में मेजर करते हैं, हम डिग्री में बोलते हैं कि अरे आज कितना टेम्परेचर है, आज है 32 डिग्री, इस तरीके से हम बोलते हैं। लेकिन जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर की, वो होती है आपकी केल्विन। एसआई यूनिट क्या होती है आपकी, केल्विन होती है। बट लेकिन जो हमारी कॉमन यूनिट है वो क्या है हमारी, वो है डिग्रीज। तो इनके बीच में ना एक रिलेशन होता है। अब वो क्या रिलेशन होता है, जो हमारा 0 डिग्री होता है ना, वो जो 0 डिग्री है वो होता है 273 केल्विन के बराबर, वो होता है हमारा 273 केल्विन के बराबर। सो इसी से हमारा एक फॉर्मूला होता है तैयार, टेम्परेचर ऑन केल्विन स्केल। अगर आपको टेम्परेचर केल्विन स्केल में निकालना है तो वो इक्वल टू क्या होता है, देखो टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल प्लस 273। और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, क्योंकि इसी से हमारे दोनों टाइप के न्यूमेरिकल हो सकते हैं। अगर आपको केल्विन में दिया है तो आप सेल्सियस में निकाल सकते हो, और अगर आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है तो आप केल्विन में निकाल सकते हो। देखो एक क्वेश्चन के थ्रू मैं समझा रहा हूं आपको कन्वर्ट करना है 25 डिग्री सेल्सियस टू केल्विन। अब मैंने क्या किया, फॉर्मूला लगाया, टेम्परेचर ऑन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस, यानी कि 25 जो मेरे को दिया हुआ था प्लस 273। तो यहां से मेरा आंसर क्या आ गया, 298 केल्विन, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 298 केल्विन। ये मेरा हो गया एक तरीके का क्वेश्चन। अब इससे अपोजिट भी तो पूछा जा सकता है, केल्विन को भी तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पूछा जा सकता है। अब देखो केल्विन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए क्या दिया हुआ है, कन्वर्ट
300 केल्विन टू सेल्सियस स्केल। तो देखो टेम्परेचर ऑन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस प्लस 273। ये तो मेरा फॉर्मूला था जो मैंने सबसे पहले अभी आपको बताया था। मैंने क्या करना है, इसकी वैल्यू डाल देनी है। केल्विन की वैल्यू मेरे को 300 दी हुई है, तो 300 इक्वल टू टेम्परेचर ऑन सेल्सियस प्लस 273। अब ये 273 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो टेम्परेचर ऑन सेल्सियस मेरा निकल के आ गया क्या, 27 डिग्री। कितना आ गया मेरा, 27 डिग्री। और ये मेरा क्या हो गया, कन्वर्जन आ गया मुझे टेम्परेचर के बीच में। अब देखो आपने को, हमने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ ली, स्टेट्स ऑफ मैटर मैंने पढ़ी, कॉमनली मैंने सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ी। अब कुछ बच्चों के दिमाग में आता होगा कि यार ये क्या स्टेट ऑफ मैटर चेंज नहीं हो सकती? बिल्कुल हो जाती है। देखो क्या क्या फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल है जिसकी वजह से ये चेंज हो सकती है। सो चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर इज ड्यू टू, पहला तो टेम्परेचर चेंज कर दें। अगर हम किसी भी स्टेट की मैटर का अगर टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो उसके अंदर चेंज हो सकता है, यानी कि सॉलिड से गैस बन सकती है, सॉलिड से लिक्विड बन सकता है, लिक्विड से सॉलिड बन सकता है, और कुछ भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हैं जो भी हो सकती हैं। इसी तरीके से चेंजिंग द प्रेशर। अब हम प्रेशर चेंज करने के बाद भी क्या कर सकते हैं, स्टेट चेंज कर सकते हैं। तो हम देखो पढ़ते हैं इसको। सबसे पहला है हमारा इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। अब सबसे पहले हम टेम्परेचर के चेंज होने से इफेक्ट देखते हैं। सबसे पहला पार्ट है मेरा सॉलिड से लिक्विड, सॉलिड टू लिक्विड। सो इसको बोलते हैं हम मेल्टिंग। क्या बोलते हैं इसको हम, मेल्टिंग। सो देखो इसकी डेफिनेशन क्या है हमारी, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ लिक्विड ऑन हीटिंग इज कॉल्ड मेल्टिंग। अब देखो टर्म जो इंपॉर्टेंट है वो है ऑन हीटिंग। जब हम किसी चीज को हीट करते हैं तो हम उसके टेम्परेचर को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और जब किसी चीज के टेम्परेचर को बढ़ाया, यानी कि आपको पता चल गया अगर किसी सॉलिड के टेम्परेचर को आप राइज करोगे ना, सो वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और इस कन्वर्जन को बोला जाता है मेल्टिंग। क्या बोला जाता है, मेल्टिंग। आपने घरों में एग्जांपल भी देखा होगा, व्हेन आइस केप्ट आउटसाइड इट मेल्ट्स। जब हम बर्फ को बाहर निकाल लेते हैं फ्रिज से तो वो क्या हो जाती है, पिघल जाती है। यानी कि बर्फ जो सॉलिड थी वो किस चीज में कन्वर्ट हो गई, वो एक लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। लेकिन उसका रीजन क्या है, जो बाहर का टेम्परेचर था वो बढ़ा, तो टेम्परेचर के बढ़ने से एक सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज हुआ। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपको समझ में आ गया होगा कि सॉलिड के अंदर टेम्परेचर का इफेक्ट क्या हुआ, तो वो क्या बन गया, लिक्विड बन गया। इसी तरीके से इसी के अंदर से ना एक और डेफिनेशन निकल के आती है, वो है हमारा मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, द मेल्टिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड सब्सटेंस मेल्ट्स एंड चेंजेस इनटू लिक्विड। अब देखो टेम्परेचर राइज हो रहा है, टेम्परेचर एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे आने के बाद सॉलिड क्या हो जाए, मेल्ट हो जाए मेरा, उस टेम्परेचर को बोला जाता है मेरा मेल्टिंग पॉइंट। उस टेम्परेचर को क्या बोलते हैं हम, मेल्टिंग पॉइंट। अब देखो एक और तरीके से हम देखते हैं इफेक्ट देखते हैं टेम्परेचर का, लिक्विड टू गैस। अब देखो लिक्विड स्टेट से गैस स्टेट में चेंज हुआ और उसको बोला जाता है बॉइलिंग। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड सब्सटेंस चेंजेस इनटू अ गैस रैपिडली ऑन हीटिंग। अब इसमें भी जो इंपॉर्टेंट टर्म ध्यान रखने वाली है वो है हीटिंग, यानी कि इसमें भी क्या करा है हमने, लिक्विड का टेम्परेचर को बढ़ाया है। और जब हम लिक्विड के टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उस प्रोसेस को हम बॉइलिंग कहते हैं। सो देखो क्या होता है, इसमें भी हमारा क्या आएगा, बॉइलिंग पॉइंट आएगा। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे हमारा लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाए उसको बोलते हैं हम बॉइलिंग पॉइंट। सो द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स एंड चेंजेस रैपिडली इनटू अ गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। सो यहां से हमारे को समझ में आया कि टेम्परेचर बढ़ने से लिक्विड पे इफेक्ट आएगा और वो गैस बन जाएगा, और उस प्रोसेस को बोला जाएगा बॉइलिंग। इसी तरीके से एक और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर देखते हैं हम, गैस टू लिक्विड। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, वापस आया है, ये जो पिछला हमने पढ़ा लिक्विड टू गैस था, अब क्या है, गैस टू लिक्विड है। और इस प्रोसेस का नाम क्या है हमारा, कंडेंसेशन। इस प्रोसेस का नाम है हमारा कंडेंसेशन। अब देखो ये कैसे हो रहा है, इस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है, द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ गैस इनटू अ लिक्विड बाय कूलिंग। अब ध्यान से देखो यहाँ पे हमने टेम्परेचर को कूल किया है, इट मीन्स हमने टेम्परेचर को राइज नहीं किया है, इस बार टेम्परेचर को क्या करा है, कम करा है, डिक्रीज किया है। और जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज करा जाएगा किसी गैस का, वो क्या कन्वर्ट हो जाएगी, उसमें लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, और इस प्रोसेस को बोला जाएगा कंडेंसेशन। इसी तरीके से देखो एक पे लिक्विड पे भी इफेक्ट होता है टेम्परेचर का, अगर लिक्विड का टेम्परेचर हम कम करेंगे तो वो सॉलिड बन जाता है, और इस चीज को बोला जाता है हमारा फ्रीजिंग। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग अ लिक्विड इनटू अ सॉलिड बाय कूलिंग। जैसे जैसे हम किसी लिक्विड का टेम्परेचर डाउन करते हैं वो और जो ठंडा करने के बाद वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, यानी कि सॉलिड बन जाता है। और इसका एग्जांपल सबसे अच्छा अपने घर में क्या होता है,
आइस, हम क्या करते हैं, पानी को डाल देते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर, पानी को रखते हैं और वो क्या बन जाता है, बर्फ जम जाती है उसकी। किस वजह से? क्योंकि हम फ्रिज के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है। टेम्परेचर जब पानी का हम कम करते हैं तो वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, हमारा आइस के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। और आइस क्या होती है, हमारी सॉलिड होती है। सो ये चार हमने पढ़े, क्या इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर्स पढ़े। अब हमने एक चीज और पढ़ी थी कि हमारा जो प्रेशर होगा ना उसका क्या इफेक्ट आएगा, वो भी हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन उसे पढ़ने से पहले हम एक टर्म पढ़ते हैं, हमारी जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है इस चैप्टर के अंदर, वो है लेटेंट हीट। अब ध्यान से देखो, अभी हमने देखा कि टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से मेरी स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रही है। अब वो जो स्टेट ऑफ मैटर चेंज मेरी हुई, उसके अंदर एक्चुअली में क्या हो रहा है। अब एक चीज को ध्यान से समझो, मैंने आपसे एक चीज बोली, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर, क्या ये पॉसिबल है? हाँ, ये बिल्कुल पॉसिबल है। 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर हो सकता है हमारा। और 100 डिग्री सेल्सियस वेपर, क्या 100 डिग्री सेल्सियस पे वेपर भी हो सकती है? हाँ, बिल्कुल हो सकती है। यानी कि अब मुझे एक चीज नहीं समझ में आई, तो मेरे पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल ये नहीं हुआ कि 100 डिग्री पे सारा पानी भाप बन जाएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं होता। सो कुछ 100 डिग्री का वाटर होता है और कुछ वेपर हो जाता है। अब जो इसके बीच में कन्वर्जन होता है ना, वहां पे जो रोल आता है हमारा, वो आता है लेटेंट हीट का। अब इसको देखो, हम जानते हैं। सो देखो लेटेंट हीट क्या होती है हमारी। द हीट एनर्जी which has to be supplied to change the state of a substance is called its latent heat। यानी कि जो ये latent heat है, latent का मतलब होता है hidden, latent का मतलब होता है hidden, it means एक ऐसी hidden heat जो state of matter को change करने में हमारी help करती है, उसी को बोला जाता है क्या, latent heat। so the latent heat does not change or rise in the temperature of substance। यानी कि latent heat को की वजह से टेम्परेचर के अंदर चेंज नहीं होता, लेकिन स्टेट जरूर चेंज हो जाती है। जैसे हमारा लिक्विड से वेपर बन जाएगा, या फिर उल्टा भी हो सकता है इसका। इसके है ना दो पार्ट्स होते हैं हमारे, एक होती है हमारी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और एक होता है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। सबसे पहले मैं पढ़ता हूं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। देखो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन के अंदर क्या होता है, हमारा सॉलिड टू लिक्विड, हमारी जो स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो रही है वो किसमें हो रही है, सॉलिड से लिक्विड के अंदर चेंज हो रही है। देखो इसमें क्या है हमारा, द लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ अ सॉलिड इज द क्वांटिटी ऑफ हीट इन जूल्स रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम ऑफ सॉलिड टू लिक्विड विदाउट एनी चेंज इन टेम्परेचर। इसका मतलब है कि हम उस हीट क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, उस क्वांटिटी ऑफ हीट की बात कर रहे हैं जो 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करेगा, लेकिन उसका टेम्परेचर चेंज नहीं करेगा। यानी कि सॉलिड हमारी आइस थी, आइस हमारी सॉलिड होती है, और आइस का टेम्परेचर क्या होता है हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 0 डिग्री सेल्सियस आइस और 0 डिग्री सेल्सियस वाटर, दोनों पॉसिबल है। अब यहां से ये वाटर बन जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों होगा, क्योंकि जो हमारी आइस होती है ना, वो क्या करती है, लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, तो वो क्या बन जाती है, वाटर में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखो इसके ऊपर ना एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब वो क्वेश्चन क्या है हमारी, कि 0 डिग्री का आइस ज्यादा इफेक्टिव होगा या 0 डिग्री का वाटर। इसका आंसर है हमारा आइस। आइस एट 0 डिग्री इज मोर इफेक्टिव देन वाटर एट 0 डिग्री बिकॉज आइस कैन एब्जॉर्ब द लेटेंट हीट इन इट बट वाटर कैन नॉट। वाटर के अंदर लेटेंट हीट ऐड हो चुकी है, एब्जॉर्ब हो चुकी है, तो जब तो वो कन्वर्ट हो गया। तो इसका मतलब क्या है, जो लेटेंट हीट है आइस के अंदर, उसकी कैपेसिटी होती है आइस की कि वो लेटेंट हीट को ना एब्जॉर्ब कर लेगा जहां पे भी वो डाला जाएगा आइस। वो क्या होता है, ज्यादा इफेक्टिव होता है किससे, हमारे 0 डिग्री वाटर से। अब देखो एक तरह की लेटेंट हीट होती है हमारी वेपराइजेशन। मैंने आपको बताया था लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, नाम से ही पता चल रहा है वेपर्स बनेंगे, तो लिक्विड टू गैस कन्वर्जन होता है इसके अंदर। अब देखो क्या होता है हमारा, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज द क्वांटिटी ऑफ हीट in joules required to convert 1 kg of the liquid to vapor without any change in temperature। यानी कि वो क्वांटिटी ऑफ हीट जो 1 kg लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करे, लेकिन उसका टेम्परेचर को चेंज नहीं करे। अब इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, कि एक तरफ तो आपके पास है 100 डिग्री सेल्सियस का वाटर यानी कि पानी, और एक तरफ है आपके पास 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम यानी कि भाप। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, आपको कौन सा ज्यादा हार्मफुल बर्न करेगा, तो उसका आंसर क्या होगा हमारा, स्टीम।
सो 100 डिग्री वेपर या फिर स्टीम इज मोर डेंजर देन 100 डिग्री वाटर बिकॉज वेपर कंटेन्स लेटेंट हीट। उसके अंदर क्या होती है, लेटेंट हीट ऐड होती है, जो हिडन हीट होती है, जिसकी वजह से उसका क्या हो गया है, मैटर चेंज हो चुका है। सो जो लेटेंट हीट है उसकी वजह से वो क्या होती है, ज्यादा सेवर बर्न देगी आपको, या फिर ज्यादा हार्मफुल होगी, आपकी बॉडी में ज्यादा हार्म करेगी। अब देखो अगला जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सब्लिमेशन। अब देखो ये सब्लिमेशन क्या होता है। अब हमने स्टेट ऑफ चेंज ऑफ मैटर पढ़ी, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, गैस टू लिक्विड और लिक्विड टू सॉलिड। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ये सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाए या फिर गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाए? ये जो होता है ना प्रोसेस, इसी प्रोसेस को सब्लिमेशन बोला जाता है। क्या बोला जाता है इस प्रोसेस को? सब्लिमेशन। देखो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, द चेंजिंग ऑफ अ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एंड ऑफ वेपर्स इनटू सॉलिड ऑन कूलिंग। यानी कि सॉलिड को अगर हीट किया जाए, वो डायरेक्टली वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए तो भी वो सब्लिमेशन है, और अगर वेपर्स को ठंडा करा जाए और वो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए तो भी वो क्या है, सब्लिमेशन प्रोसेस है। और जो ये सब्सटेंस होते हैं जो डायरेक्ट सब्लिमेशन नेचर शो करते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे सबलाइम सब्सटेंसेस होते हैं। देखो एग्जांपल क्या है उनके, एमोनियम क्लोराइड, ये डायरेक्ट कन्वर्जन होता है इसका, आयोडीन, कैम्फर, नेफ्थलीन एटसेट्रा। अब आपने अपने घर में देखो कहाँ देखा है इस चीज को, आपके घरों में हवन वगैरह होता है, कुछ होता है तो हम कपूर लेके आते हैं। वो जो कपूर होता है, उस कपूर के अंदर क्या होता है, वो डायरेक्टली जब उसको बर्न करते हैं या फिर हीट प्रोवाइड करी जाती है तो वो क्या होता है, डायरेक्ट वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो वो क्या है, हमारा एग्जाम्पल हो गया किस चीज का, हमारा वो एग्जाम्पल हो गया किस चीज का, ये सब्लिमेशन का। ऐसे ही देखो प्रेशर, अभी हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर, और यहां तक हमारा जो सिलेबस कंप्लीट हुआ है वो ये हुआ है कि चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर तो हुआ, लेकिन किसकी वजह से हुआ, टेम्परेचर चेंज होने की वजह से हुआ। अब हमने बताया था कि प्रेशर की वजह से भी इफेक्ट आता है। सो देखो हम देखते हैं प्रेशर की वजह से क्या इफेक्ट आता है। इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अब आपने क्या किया, गैस है हमारे पास, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय अप्लाइंग प्रेशर एंड लोअरिंग टेम्परेचर। अब देखो इस सेंटेंस का क्या मतलब है। आपने क्या किया, एक बीकर के अंदर लेट सपोज ये मैंने एक कंटेनर बना लिया, इस कंटेनर के अंदर मैंने ये ऊपर से पिस्टन लगा दिया और ये मेरी है गैसेस, ये मेरी क्या है, गैसेस। और जब इस गैस के अंदर मैंने ऊपर से प्रेशराइज किया, इसको ऊपर से क्या किया मैंने, प्रेशराइज किया। सो जो मेरे पार्टिकल्स दूर दूर थे, ये पार्टिकल्स मेरे क्या आ जाएंगे, बहुत ज्यादा पास पास आ जाएंगे ना, और पास पास आने की वजह से, और इसका टेम्परेचर भी क्या कर दिया हमने, कम कर दिया। टेम्परेचर कम करने की वजह से ये क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये एक्चुअली में क्या थी, गैस थी। सो गैसेस को जब हम कंप्रेस करते हैं वो हमारी किस चीज में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। अब आपने को इसका ना बहुत अच्छा सा एग्जांपल बताता हूं, आपके घर में से रिलेटेड एग्जांपल बताता हूं। आपके घरों में गैस सिलेंडर आता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं उस गैस सिलेंडर के अंदर क्या भरा होता है, सो 90% स्टूडेंट्स क्या बोलेंगे, सर उसके अंदर ना गैस भरी होती है। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो गैस तो होती है लेकिन वो किस फॉर्म में होती है, वो लिक्विड की फॉर्म में होती है, क्योंकि उस गैस को ना बहुत ज्यादा हाई प्रेशर पे भरा जाता है, और जब हाई प्रेशर उसमें अप्लाई किया जाता है तो वो हाई प्रेशर की वजह से गैस किस में कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड के अंदर। सो अगर कोई आपसे पूछे कि आपके सिलेंडर के अंदर क्या भरा होता है, तो वो हमेशा क्या होता है, उसका आंसर एक लिक्विड भरा होता है। यानी कि आप अगर आपसे कोई पूछे तो आप क्या आंसर करोगे, लिक्विड इन द फॉर्म ऑफ गैस, सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, गैस इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। हमारी गैस भरी हुई है उसके अंदर, एलपीजी गैस, लेकिन वो किस फॉर्म में है, लिक्विड की फॉर्म में। एग्जांपल भी दिया मैंने, एलपीजी गैस सिलेंडर कंटेन्स लिक्विड गैस, गैस इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड। अब देखो जो एक इंपॉर्टेंट टर्म आती है उसका नाम है इवेपोरेशन। अब देखो ये इवेपोरेशन क्या होता है हमारा, द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवेपोरेशन। अभी मैंने देखा था, अभी मैंने पढ़ा था कि जब एक लिक्विड वेपर्स के अंदर चेंज होता है उसको बॉइलिंग बोला जाता है। लेकिन हमने पढ़ा था एक टेम्परेचर ऐसा होता है जिसपे वो बॉयल होता है, तो यानी कि उस टेम्परेचर को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब हमने इस इवेपोरेशन का मतलब क्या है, उस बॉइलिंग पॉइंट से पहले उससे कम टेम्परेचर पे ही अगर कोई चीज वेपर्स में कन्वर्ट हो रही है तो उसको बोलते हैं हम इवेपोरेशन। उसको क्या बोलते हैं हम, इवेपोरेशन। सो डेफिनेशन क्या होगी इसकी, द प्रोसेस ऑफ अ लिक्विड चेंजिंग इनटू वेपर इवन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो वो टेम्परेचर है पर्टिकुलर, उस टेम्परेचर से कम पे भी अगर वेपोरेशन हो रही है, यानी कि
वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है तो उसको इवेपोरेशन बोलेंगे। अब देखो ये जो इवेपोरेशन है इसको किस किस चीज से इफेक्ट पड़ता है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन। तो सबसे पहला फैक्टर है टेम्परेचर। अब देखो मैंने ना इसको वर्ड्स में ना लिख के ना मैंने सिर्फ आपको डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करी है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है इवेपोरेशन पे, यानी कि मैंने करा है टेम्परेचर, और जो मैंने एरो ऊपर की तरफ कहा है इसका मतलब है बढ़ रहा है, और जो मैंने एरो नीचे की तरफ दिखाया है इसका मतलब क्या है, घट रहा है। सो मैंने दिखाया अगर टेम्परेचर बढ़ा, अगर टेम्परेचर मेरा बढ़ा तो इवेपोरेशन भी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, यानी कि डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर के बढ़ने से रेट ऑफ इवेपोरेशन मेरा बढ़ रहा है। इसी तरीके से देखो सेकंड है मेरा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया मेरा बढ़ा तो इवेपोरेशन का रेट बढ़ा। अब देखो मैं एग्जांपल से भी समझाता हूं आपको। अब आपने क्या किया, आपने कपड़े सुखाने हैं, अपने गीले कपड़े हैं आपके पास, एक कपड़े को क्या किया आपने ना बंद करके रख दिया एक जगह, और एक कपड़े को आपने क्या किया खोल के अपना अच्छे से उसका सरफेस एरिया बढ़ा दिया, तो आपका कौन सा कपड़ा जल्दी सूख जाता है? ऑब्वियस सी बात है, जो अपना कपड़ा क्या होता है हमने खोल के रखा होता है उस कपड़े को सूखने में क्या होता है, कम टाइम लगता है। सो वो कपड़ा सूखा, किसकी वजह से सूखा, वो इवेपोरेशन की वजह से सूखा, क्योंकि इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाता है, सरफेस एरिया के बढ़ने से बढ़ जाता है। देखो अगला हमारा पॉइंट है ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। अगला हमारा पॉइंट क्या है, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर। अब ह्यूमिडिटी, अगर एटमॉस्फेयर के अंदर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो देखो जो हमारा वेपर्स होता है वो भी क्या है, एक तरीके से लिक्विड ही तो है, ह्यूमिडिटी तो है एक तरीके से वो। तो अगर ह्यूमिडिटी मेरी बढ़ेगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सो इसका मतलब क्या है, अगर ह्यूमिडिटी कम है मेरी तो वहां पे क्या होगा, इवेपोरेशन बढ़ जाएगा, लेकिन ह्यूमिडिटी बढ़ रही है तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, हमारा कम हो जाएगा। अब एक जो फोर्थ फैक्टर हमारा होता है वो होता है हमारा विंड स्पीड, जो इवेपोरेशन पे इफेक्ट करता है। अब ध्यान से देखो, विंड स्पीड बढ़ी तो इवेपोरेशन भी क्या होता है, बढ़ जाता है। यानी कि आपने एग्जांपल देखा ही होगा, जब हवा तेज चलती है तो इवेपोरेशन क्या होता है, बहुत जल्दी हो जाता है। आपके कपड़े जो होते हैं सूख रहे होते हैं वो तारों पे, वो क्या हो जाते हैं, हवा तेज चलने से क्या हो जाता है, बहुत जल्दी सूख जाते हैं, यानी कि इवेपोरेशन का रेट क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा हो जाता है। अब देखो जो इवेपोरेशन होता है ना, इसकी वजह से एक कूलिंग इफेक्ट आता है। अब वो देखो हम क्या होता है ये कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन। इसका मतलब है सिंपल सी भाषा में अगर देखा जाए कि जिस एरिया से इवेपोरेशन होता है, अब जहां से इवेपोरेशन हुआ वहां से क्या होगा, टेम्परेचर ठंडा फील होगा। ऐसा क्यों? द कूलिंग कॉज्ड बाय इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट when a liquid evaporates it draws the latent heat of vaporization from anything which it touches। अब ध्यान से देखो, देखो मैंने क्या किया, कूलिंग इफेक्ट में मैंने ये जो पानी लिया, इस पानी को मैंने पोर कर दिया इस एरिया के अंदर। अब जब मैंने इस पानी को यहाँ पे पोर किया सो ये पानी क्या होगा, मेरा इवेपोरेट होगा, और इवेपोरेट होने की वजह से, इवेपोरेशन जब भी होता है ना तो वो क्या करता है, उस एरिया से लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब वो लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके ऊपर जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, हमारे को कूलिंग इफेक्ट फील होगा, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारे को ठंडा ठंडा फील होगा। इसी तरीके से देखो, आपने देखा होगा गर्मियों के दिनों में क्या करते हैं लोग, अपने घर के बाहर ना पानी को क्या करते हैं, पानी छिड़कते हैं थोड़ा सा। तो उसका रीजन क्या है, वो पानी क्या होता है, वो लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है वहां पे उस सरफेस की, और वो क्या हो जाता है, इवेपोरेट हो जाता है। तो वहां पे हमारे को कैसा फील होता है, ठंडा फील होता है। इस तरीके से देखो, इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे। ड्यूरिंग समर डेज वाटर इज केप्ट इन एन अर्थन पॉट, यानी कि आपने देखा होगा मटका जो होता है हमारा घरों में, गर्मियों के दिनों में मटका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और मटका क्यों यूज किया जाता है, देखो मटके के अंदर क्या होता है, बहुत सारे पोर्स होते हैं। जब आप उसके अंदर पानी डालोगे तो वो जो छोटे छोटे बहुत ज्यादा पोर्स होते हैं उसके अंदर से, मटके के अंदर से ना पानी बाहर आ जाता है। अब जब वो पानी बाहर आ जाता है हमारा, तो वो पानी क्या होता है, धीरे 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 इवेपोरेट होता चला जाता है। और जब वो पानी इवेपोरेट होता है तो वो पानी इवेपोरेट तो होता है, लेकिन लेटेंट हीट को अपने साथ एब्जॉर्ब करके लेके जाता है। और जब लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब करके वो लेके जाता है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, वहां पे पानी ठंडा हो जाता है, क्योंकि कूलिंग इफेक्ट आ जाता है उसकी वजह से। सो इसलिए हमारे जो गर्मियों के दिनों में ना मटके का पानी प्रेफर किया जाता है। अब आपने एक चीज और देखी होगी, हमारा जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर क्या है, वाटर वेपर्स तो प्रेजेंट है ही। अब इसको ऐसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि वाटर वेपर्स हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है। अब इस चीज को एक्सपेरिमेंट से मैं आपको एक चीज बताता हूं। आपने कभी देखा होगा, जब आप फ्रिज का पानी निकालते हो और आप ग्लास के अंदर उसको डालते हो, जैसे ही आप फ्रिज का पानी ग्लास के अंदर डाला, सो ग्लास के चारों तरफ क्या आ जाते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। अब वो वाटर ड्रॉपलेट्स क्यों आते हैं, देखो हमने ग्लास के अंदर पानी डाला
उस ग्लास के अंदर पानी था ठंडा, उसका टेम्परेचर था कम। अब बाहर जो वाटर वेपर्स हैं उसका टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है। और जब वो उस ग्लास के कांटेक्ट में आते हैं वाटर वेपर्स जिसका टेम्परेचर कम है, तो वहां पे क्या हो जाता है, हमारा कंडेंसेशन हो जाता है। और कंडेंसेशन होने की वजह से जो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर वाटर वेपर्स प्रेजेंट थे वो क्या हो जाते हैं, हमारे ड्रॉप्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, यानी कि वाटर में कन्वर्ट हो जाते हैं। और यही हमारा एक्सपेरिमेंट शो करता है कि हमारे जो एटमॉस्फेयर में है वाटर वेपर्स प्रेजेंट है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा जाता है, द फॉर्मेशन ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर आउटसाइड सरफेस ऑफ अ टम्बलर कंटेनिंग क्रश्ड आइस shows the presence of water vapor because atmosphere has water vapors, and when it comes in contact with cold water it condense and converted into water droplets। ये मैं आपको बता ही चुका हूं, समझा चुका हूं। सो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि why some water droplets collected outside the कोल्ड वाटर ऑफ अ ग्लास। इस तरीके का आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसका आंसर आप इजीली बता सकते हो, क्योंकि वहां पे उसके कांटेक्ट में आने से वाटर वेपर्स क्या हो जाते हैं, हमारे कंडेंस हो जाते हैं। और वो कंडेंसेशन की वजह से क्या हो जाता है, वाटर वेपर्स लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। और ये आपका चैप्टर हो गया यहाँ पे खत्म।